प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के कंपनी लॉ पेपर के अंतर्गत एक नया लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेसन का नाम है एक व्यक्ति कंपनी, अर्थात वन पर्सन कंपनी, जिसे हम शॉर्ट में ओपीसी भी कह सकते हैं। वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या है, इसका अवतरण कैसे हुआ, इस संबंध में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कंपनी अधिनियम 1956 तक एक व्यक्ति कंपनी की कोई कंसेप्ट हमारे देश में नहीं थी। जब 1956 वाला कंपनी विधान परिवर्तित कर उसे नया नाम कंपनी अधिनियम 1913 दिया गया, उस कंपनी अधिनियम 1913 के अंतर्गत एक व्यक्ति कंपनी की जो कंसेप्ट है वो देखने को मिली। यद्यपि भारत में वन पर्सन कंपनियां प्राय नहीं देखी जाती थी, लेकिन यूरोप के कंट्रीज, खाड़ी के देश और यहाँ तक कि अमेरिका के भी कई प्रांतों में एकल व्यक्ति कंपनियां पाई जाती हैं। और उसी तर्ज पर हमारा जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इस 2013 में एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण की भी मंजूरी दी गई है। अब ये एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि अर्थात एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल एक ही सदस्य होता हो, एक ही सदस्य उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराता हो। सामान्यतया ये जो एक व्यक्ति कंपनी है, इस कंपनी के प्रारूप को कंपनी अधिनियम द्वारा स्वीकृति करने के पीछे जो मंशा रही हो, वो संभवतः ये रही है कि एक व्यक्ति कंपनी के माध्यम से हम जो एकल व्यक्ति व्यवसाय जो होता है सॉल्ट ट्रेड, उस सॉल्ट ट्रेड के जो सीमाएं या दोष थे, उन दोषों का निराकरण किया जा सके। साथ ही जो कंपनी प्रारूप के जो लाभ होते हैं, कंपनी प्रारूप के जो फायदे होते हैं कि जैसे असीमित उत्तरदायित्व का होना, अविच्छिन्न उत्तरदायित्व का होना, तो इनका भी फायदा उठाया जा सके। एक व्यक्ति कंपनी असल में एक ऐसी कंपनी है जिसकी विशेषताएं कुछ अन्य कंपनियों से मिलती है, लेकिन कुछ उनसे भी भिन्न है। तो यहां पर हम इसके सबसे पहले आशय देखेंगे और इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 62 के अंतर्गत परिभाषित किया है। यह परिभाषा ये कहती है कि एक व्यक्ति कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसका कोई व्यक्ति ही सदस्य हो। इस परिभाषा का यदि हम विश्लेषण करें तो यह कंपनी की एक आधारभूत विशेषता को तो बताती है कि अर्थात एक व्यक्ति कंपनी वो है जिसमें एक ही व्यक्ति हो, वही उस कंपनी का पंजीयन कराए, वही उसके कारोबार को चलाए। तो ये एक आधारभूत विशेषता तो इसकी पाई जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी कंपनी में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जो विशेषताएं अन्य कंपनियां जैसी भी हैं और कुछ उनसे भिन्न भी हैं। तो यहां पर ये जो परिभाषा है, ये केवल एकल व्यक्ति कंपनी या एक व्यक्ति कंपनी की केवल एक आधारभूत विशेषताओं को बताती है कि कोई भी एक व्यक्ति यदि किसी कंपनी में सदस्य है और वो कंपनी प्रारूप में अपना काम कर रही है, तो ऐसी दशा में उसे वन पर्सन कंपनी कहा जाएगा। इस आधार पर यदि हम निष्कर्ष रूप में इसकी परिभाषा देना चाहें ताकि इसमें अन्य विशेषताएं भी शामिल हो, तो हम कंपनी की परिभाषा के तर्ज पर इसे निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी से आशय
विधान द्वारा निर्मित ऐसे कृत्रिम व्यक्ति से है जिसका अपने सदस्यों से पृथक किंतु स्थायी अस्तित्व होता है तथा जिसकी अपनी एक सार मुद्रा भी हो सकती है। इस आधार पर यदि हम देखें तो जो अन्य कंपनी प्रारूप है उन कंपनी प्रारूपों की कुछ विशेषताएं इसमें देखने को पाई जाती है। आगे हम परिभाषाओं के बाद इसमें देखेंगे कि एक व्यक्ति कंपनी की विशेषताएं क्या है, लक्षण या विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी की समामिलित संस्था है, अर्थात एक व्यक्ति कंपनी का भी कंपनी विधान के अंतर्गत पंजीयन आवश्यक है। बिना पंजीयन के एक व्यक्ति कंपनी अपना वैधानिक अस्तित्व हासिल नहीं कर सकती। तो सबसे पहली जो विशेषता हुई कि एक व्यक्ति कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका कि समामेलन कंपनी विधान 2013 के अंतर्गत किया गया। दूसरी विशेषता है निजी कंपनी के रूप में समामेलन। ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि कभी भी 1% कंपनी सार्वजनिक कंपनी के रूप में समामेलित नहीं हो सकती, अर्थात ये केवल एक प्राइवेट कंपनी के रूप में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है। तो ये भी एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि एक निजी कंपनी के रूप में ही ये समामेलित होती है। तीसरा है कृत्रिम व्यक्ति। जैसे अन्य कंपनियां एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाती हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब व्यक्ति तो है लेकिन कृत्रिम है। व्यक्ति कृत्रिम क्यों है? क्योंकि जो प्राकृतिक व्यक्ति होता है उसको जन्म प्रकृति देती है, उसे मारती भी प्रकृति है, लेकिन कंपनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको जन्म विधान द्वारा दिया जाता है और विधान ही इसका समापन करता है। इस अर्थ में कंपनी को हम कृत्रिम कहते हैं। व्यक्ति इस सेंस में कहते हैं कि जिस तरह से एक व्यक्ति अपने लिए संपत्ति या वस्तु खरीद सकता है, अपनी संपत्ति या वस्तु बेच सकता है, आवश्यकता पड़ने पर किसी पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है, कोई उस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, तो वो एक व्यक्ति की भांति जो है कार्य करती है। इस अर्थ में उसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। चौथा है पृथक अस्तित्व। जिस तरह से अन्य कंपनी प्रारूपों का अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है, उसी तरह से एक व्यक्ति कंपनी का भी अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। अर्थात कंपनी की जो संपत्ति होती है वो उसकी श्रम की होती है, उस व्यक्ति विशेष की नहीं होती, क्योंकि उसका अपने सदस्य से पृथक अस्तित्व होता है। नेक्स्ट आपकी अविच्छिन्न उत्तराधिकार, जिसे आप स्थायी अस्तित्व भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम आप यदि चाहें तो स्थायी अस्तित्व दे सकते हैं कि अन्य कंपनियों की भांति एक व्यक्ति कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो भी स्थायी होता है। और स्थायी इस अर्थ में होता है कि यदि वो एक व्यक्ति जिसने उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया, जो एकमात्र उसका सदस्य है, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या वो किसी भी कारण से अनुबंध के अयोग्य हो जाता है, तो ऐसी दशा में उस का जो उत्तराधिकारी होता है वो स्वतः ही कंपनी का सदस्य मान लिया जाता है। इस अर्थ में वो क्या है, एक अविच्छिन्न उत्तराधिकार की जो व्यवस्था है, जो कंपनी प्रारूपों में ये विशेषता पाई जाती है, वो विशेषता एक व्यक्ति कंपनी में भी पाई जाती है, और जिसे हम दूसरा नाम देते हैं स्थायी अस्तित्व। इस अर्थ में यह है कि कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, अर्थात सदस्य की मृत्यु, सदस्य का कंपनी छोड़कर जाना,
सदस्य का दिवालिया हो जाना, सदस्य का पागल हो जाना, इन सब का कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि सदस्य का जो नामांकित उत्तराधिकारी है वो स्वतः ही जो है कंपनी का सदस्य बन जाता है। नेक्स्ट आपके सार मुद्रा। यहां पर हम थोड़ा सा देखेंगे कि सामान्यतः इसकी अधिकांश विशेषताएं ऐसी है जो अन्य कंपनी प्रारूपों में भी पाई जाती है, लेकिन सार मुद्रा वाली जो विशेषता है वो इसकी इस प्रकार की विशेषता है कि कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी अपनी सार मुद्रा रख भी सकती है और नहीं भी रखे तो भी उसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आपके उसकी विशेषता है अंश पूंजी, शेयर कैपिटल। एक एकल व्यक्ति कंपनी की पूंजी अंश पूंजी भी हो सकती है और बिना अंश की भी हो सकती है, तो ये भी जो है एक उसकी विशेषताओं में शामिल है। अंशों की अंतरणीयता अर्थात अंशों की हस्तांतरणशीलता, अपन दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में कहें तो अंशों की हस्तांतरणशीलता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो यहां पर जैसे अन्य कंपनियों के अंश हस्तांतरणशील होते हैं या उनकी अंतरणीयता होती है, उसी तरह से एक व्यक्ति कंपनी की भी के अंशों की भी अंतरणीयता होती है। अर्थात यदि कंपनी का सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो स्वतः ही उसके अंशों का अंतरण उसके उत्तराधिकारी या नामांकित जो उत्तराधिकारी है उसको स्वतः ही हो जाता है, तो अंशों की अंतरणीयता भी इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपके सीमित दायित्व। अन्य कंपनियों की विशेषता की भांति आपने इसमें देखा कि इसके जो सदस्य है, एक व्यक्ति जो सदस्य, उस व्यक्ति का जो दायित्व है वो सीमित होता है, अर्थात उसका दायित्व उसके द्वारा क्रय किए गए अंशों के बकाया मूल्य तक सीमित हो सकता है, उसका दायित्व उसको उसके द्वारा दी गई गारंटी तक सीमित हो सकता है, या यहां तक कि इसमें यह भी विकल्प होता है कि उस संबंधित सदस्य का दायित्व असीमित भी हो सकता है। अनुबंध करने की क्षमता, प्रत्येक एकल व्यक्ति कंपनी में अनुबंध करने की क्षमता होती है, अर्थात वो अपने अनुबंध कर सकती है, वो किसी की संपत्ति को खरीद सकती है, वो अपनी संपत्ति को किसी को बेच सकती है, तो उसमें जो है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी पाई जाती है, अनुबंध करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कंपनी की ओर से जो अनुबंध किए जाते हैं वो किसी मानव द्वारा ही किए जाते हैं, उसके एजेंट के रूप में किए जाते हैं। कर योग्यता, एक कंपनी में कर योग्यता भी होती है एकल व्यक्ति कंपनी में। इसी तरह से संचालक मंडल, कंपनी का एक संचालक मंडल होता है। संचालक मंडल में यद्यपि सदस्य संख्या एक भी हो सकती है, अर्थात वो अकेला व्यक्ति जो कंपनी का पंजीयन कराता है वो कंपनी का संचालक भी हो सकता है, लेकिन यदि कंपनी चाहे तो वो अपने संचालकों की संख्या को 15 तक भी कर सकती है, और यदि 15 से अधिक भी वो करना चाहे तो उसे अपने अंतर नियम में मेजॉरिटी के आधार पे प्रस्ताव पारित करके और वो इस संख्या को और बढ़ा सकती है। स्वतः उत्तराधिकार, जो अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं विच्छेद उत्तराधिकार में, कि एकल व्यक्ति कंपनी में या 1 पर्सन कंपनी में उत्तराधिकार स्वतः होता है, अर्थात जब सदस्य की मृत्यु हो जाती है या सदस्य अनुबंध के अयोग्य हो जाता है तो स्वतः ही उसका उत्तराधिकारी, जो नामांकित उत्तराधिकारी है, वो कंपनी का सदस्य मान लिया जाता है। यदि नामांकित उत्तराधिकारी की भी मृत्यु हो जाती है या वो भी अनुबंध के अयोग्य हो जाता है तो उसके द्वारा जो नामांकित उत्तराधिकारी है वो भी स्वतः ही उसका सदस्य मान लिया जाता है। नेक्स्ट, पृथक संपत्ति। एकल व्यक्ति कंपनी की जो संपत्ति है
वो भी पृथक होती है, अर्थात उस संपत्ति की वह स्वयं मालिक होती है। कंपनी की जो संपत्ति होती है वो उस संबंधित सदस्य की नहीं होती, वो उसकी अपनी संपत्ति होती है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उसकी पृथक संपत्ति होती है। पृथक उसका वैधानिक दायित्व होता है, उसकी जो लीगल लायबिलिटी है वो भी सेपरेट होती है। निवास स्थान, कंपनी के निवास स्थान के बारे में प्राय ये माना जाता है कि जहां कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय होता है वही उसका निवास स्थान माना जाता है। उपक्रम या संपदा से पृथक कंपनी का अस्तित्व, कंपनी का जो अस्तित्व है वो अपने उपक्रम या संपदा से भी पृथक होता है। राष्ट्रीयता, कंपनी की अपनी एक राष्ट्रीयता होती है और राष्ट्रीयता का जो पैमाना है वो ये होता है कि कंपनी का पंजीयन या समामेलन जिस राष्ट्र में हुआ है वही उस कंपनी की राष्ट्रीयता मानी जाती है। यदि भारत में पंजीकृत कंपनी है तो उसकी राष्ट्रीयता भारतीय होगी, यदि इंग्लैंड में पंजीकृत है तो उसकी राष्ट्रीयता इंग्लैंड होगी। दुश्मन चरित्र, जैसे व्यक्ति का चरित्र होता है इसी तरह से कंपनी का भी चरित्र होता है। और दुश्मन चरित्र से यहाँ आशय यह है कि यदि कंपनी का समामेलन किसी ऐसे राष्ट्र में हुआ है जो हमारे देश का घोषित शत्रु है तो ऐसी दशा में उस कंपनी को भी दुश्मन चरित्र हासिल हो जाएगा, शत्रु राष्ट्र की कंपनी उसे माना जाएगा। और सबसे आखिरी जो विशेषता है, नागरिकता या मूलाधिकार नहीं। यद्यपि कंपनी व्यक्ति होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है, विधान द्वारा निर्मित व्यक्ति होती है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों की भांति उसे सिटीजनशिप प्राप्त नहीं होती है, उसे कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। और ना ही जो भारतीय संविधान एक व्यक्ति को मूलाधिकार देता है, जो भी फंडामेंटल राइट देता है, वो फंडामेंटल राइट सामान्यतः कंपनी को प्राप्त नहीं होते। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से एकल व्यक्ति कंपनी और उसकी विशेषताओं को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में